इलास्टिसिटी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 9। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा कैलोरीमेट्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको ट्राई करो सभी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, इस पे कंसेप्ट तो आई थिंक ये लगेगा, 1 kg वाटर है, उसका कुछ पोर्शन वो आइस में कन्वर्ट करना चाहता है 0 पे, तो यानी कि वो हीट रिलीज करेगा ना। तो वो हीट रिलीज करेगा तो उसका जो कुछ कुछ पोर्शन जा रहा है 0 पे, तो जो बचा हुआ वाला है वो ही हीट वो गेन करेगा। उसे कहां पहुंचना है? उसे वेपराइज होना है, उसे वेपराइज होना है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि मान लो एम मास जो है वो आई 0 पे पहुंचा, आइस बना और 0 पे पहुंचा, तो उसने कितनी हीट एनर्जी रिलीज करी होगी बताओ? क्यू रिलीज कितना होगा? m इंटू एल प्लस एम एस डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी विल बी 10 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ या ना। और यही हीट एनर्जी गेन किसने करी होगी बताओ? उसने जो गेन करी होगी तो वो गेन करके क्या कर रहा है? पहले जाएगा टेम्परेचर 100 तक, यानी कि अब ये किलोग्राम में है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन थोड़ी कम चाहते हो तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो ग्राम में कर ले। तो ये हो गया 1000 माइनस एम, मतलब वो एम जो ऊपर लिखा है वो दैट इज इन ग्राम। एस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज हाउ मच? 90 प्लस एम नहीं होगा, 1000 माइनस एम होगा इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज इक्वल टू 540। बोलो। और ये तुम्हारा 2 कह रहा हूँ 80 ये कैलोरी पर ग्राम में है, ये भी कैलोरी पर ग्राम में। तो बस यहीं से क्या ले सकते हैं हम लोग? क्यू रिलीज्ड, जितना किया होगा उसने वही गेन कर लिया होगा। ठीक है, बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आएगा फर्दर? करो सभी लोग। जी बेटा, मैं जी मैं भी यही होगा, कंफर्म नहीं है मुझे।
कहाँ पे बेटा? ये इसका यहाँ पे लिखा तो है 1, स्पेसिफिक ऑर्डर 1 ही तो होती है। अब 90,000 प्लस 5 प्लस 5 4 6 3 ये आ रहा है ना, कम कर दें। सही तो लिख, हाँ वो अभी एलएचएस में नहीं कम किया ना हमने, बात तो वही ना। कितना ग्राम होगा अभी? 87 ग्राम बता रहे आप लोग शायद। 875 ग्राम, 87, ठीक ये आ रहा है ना। समझ गया बात? सभी का आ रहा है कैलकुलेशन करने पे? लैंग्वेज क्लियर क्वेश्चन की? कंसेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अगला करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही है क्या? क्या गड़बड़ है? सही है। इस कैलकुलेशन से देख लो यार, क्या बताएं, 875 ही होना चाहिए मे बी। 875 ही होना चाहिए आंसर शायद, है ना। इसका मतलब समझ रहे हो, आइस में कन्वर्जन ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेपराइजेशन। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको, क्योंकि वेपराइजेशन के लिए हीट एनर्जी बहुत चाहिए एज कंपेयर टू आइस। वाटर को सॉलिडिफिकेशन में, वाटर को आइस में कन्वर्जन में कम हीट चाहिए कंपेरेटिवली टू 80 है इसका, वो 540 कैलोरी है पर ग्राम है ना। इसलिए ज्यादा कन्वर्जन किस तरफ हुआ है? आइस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो, नोट करो फटाफट। सबसे पहले देखो समझो, एक बुलेट है 10 ग्राम। अब देखते हैं यहाँ पे मेमोरी, चीजें याद होना कितना इंपॉर्टेंट है, एक रोल इसका भी यहाँ पे। एक 10 ग्राम का हमारा बुलेट है जो 990 ग्राम के बुलेट में जाके एम्बेडेड हो जा रहा है, और फिर उसके बाद दोनों साथ में चल रहे हैं। तो इट इज लाइक परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, है ना। देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच काइंड ऑफ काइनेटिक लॉस इज देयर? इट्स अ इंटरनल, इट्स अ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी लॉस, आई थिंक। बोलो हाँ या ना। और वही कन्वर्ट होगा, उसी का 50% जो लॉस हुआ है, उसी का 50% हीट में जा रहा है। नहीं समझ में ये बात क्या कह गया मैं? तो सबसे पहला काम जो आप हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको निकालिए, वो तो आप है ना, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है उसे निकालेंगे हम, तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ 10 ग्राम इंटू 990 ग्राम अपॉन 1000 इंटू 10 की पावर -3, मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। वी रिलेटिव हो गया 20 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 1.98 जूल आएगा ये। इतना हीट एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। अब इसका 50% ऑफ लूज काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इन हीट, यानी कितना, हाउ मच?
0.99 जूल। ओके, 0.99 जूल। अब आइस के ब्लॉक में टकरा रहा है और आइस मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने का मतलब आइस जीरो से वाटर जीरो पे कन्वर्जन हो रहा है। तो हाँ, दिस हीट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू m इंटू एल। अब तुम L की वैल्यू क्या रखोगे, इसी से डिपेंड करेगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा। तो मैं 0.99 इंटू, या सॉरी 0.99 अपॉन 4.2 कर डिवाइड कर दूंगा तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे जूल से कैलोरी में लेके आया हूं। और रिलेटेड इंटू क्या होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां से जो भी आंसर आएगा 0.99 अपॉन 4.2 इंटू 80, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। अब अगर ये स्टेप याद हो, अब आप लोगों ने शायद मोमेंटम कॉन्सेप्ट कराया होगा, फिनिशर क्वांटिटी निकाली होगी, फाइनल निकाली होगी, माइनस की होगी, थोड़ा टाइम नहीं लगा, लगा ना। अब ये बात दिमाग में तुम्हारे अगर रहे हर वक्त, जल्दी नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए बोलता हूं चीजें याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सॉल्व करने पे शायद 0.003 ग्राम आता है। किसी का आया था, यहाँ पहुंचा था? हाँ? तो नहीं किया होगा तो बाद में कैलकुलेशन आ रही होगी। 80 कैलोरी को तुम कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, जूल पर किलोग्राम में, तो बात तो वही पढ़नी थी आई थिंक। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अब, बोलो। तो इस पे बेस्ड जैसे भी क्वेश्चंस होंगे वो ms डेल्टा टी या ml दोनों फॉर्मूले से निकल जाएंगे। और अगर मैकेनिक्स रिलेटेड हो जाएगा तो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज अ हीट ट्रांसफर। डाल लो हेडिंग हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। पिछले में देखा था, या पिछले में भी देख लिया था कि अगर हीट एनर्जी किसी लिक्विड को दोगे, आइस को वाटर को दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके पहले चैप्टर में देखा था कि अगर सॉलिड को आपने हीट दी, है ना, अगर सॉलिड को आपने हीट दी तो वो एक्सपेंड करेगा, तो पढ़ा ना। तो अभी यहाँ पे है कि हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर कैसे कर रहे हो, है ना। जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान सुनो सभी लोग, है ना। हीट, ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक, कंपटीशन के लिए, मतलब जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो ध्यान से पढ़ना। हीट ट्रांसफर मतलब आप हीट कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, शायद नाम सुने होंगे आपने। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, सुना है? तीनों नाम सुने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में, ठीक है, क्लियर है। कन्वेक्शन जो है ना, जितना इस साल है, मतलब 11th में है, वही जो पहले वाला था ना कन्वेक्शन, सुना पहले कभी किसी ने कन्वेक्शन पढ़ा है 8th 9th 10th किसी क्लास में? तो कन्वेक्शन नहीं पढ़े, सब ऐसे पास होके आए। कन्वेक्शन नहीं सुना? लैंड ब्रिज, सी ब्रिज सुना है? तो कहाँ पढ़ा है? कन्वेक्शन ही तो है, वाटर, हाँ, लैंड ब्रिज सी ब्रिज तो कन्वेक्शन ही है। तो वही कन्वेक्शन यहाँ पर भी है, तो कन्वेक्शन में नहीं पढ़ाऊंगा, वो वही है सेम, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आएगा रेडिएशन। तो रेडिएशन और कंडक्शन हमें ज्यादा फोकस करना है, कन्वेक्शन से इतना क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा आपको मोटा मोटा मैं तीनों बता सकता हूँ कि तीनों होता कैसे हैं,
बाकी आगे तो बताना ही है मुझे। कंडक्शन अगर बहुत सिंपली थ्योरी बताएं तो जैसे अगर मुझे कोई चीज, भाई हीट ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह हीट जाना, ये तो मतलब हुआ ना हीट ट्रांसफर का। तो कंडक्शन के मेथड से क्या होता है कि मैं सपोज करिए मेरे पास कोई बुक है, तो मुझे बुक अगर लास्ट तक भेजनी है, मान लो अगर मुझे कौशिक को देनी है ना, तो एक तरीका ये है कि मैं पीयूषी को दूंगा, फिर वो श्रेयरी को देंगे, तो उससे आगे शिफ्ट होता जाएगा, इन शॉर्ट होगा ना इस प्रोसेस। तो ये कंडक्शन हो गया, ठीक है। इसमें मैं अपनी जगह से नहीं हिला, तुम अपनी जगह से नहीं हिले, और ट्रांसफर हो गया वो, समझे। फिर आता है कन्वेक्शन, वही बुक मैं खुद जाके दे दूं, ये कन्वेक्शन हो गया। मीडियम का पार्टिकल खुद चला, समझे बात। कंडक्शन में मीडियम का पार्टिकल यूज होता है कि नहीं, यूज होता है बट चलता नहीं है। कन्वेक्शन में यूज भी होता है और जाता भी है। अब आते रेडिएशन में, मेरा फेवरेट, फेंक के मार दी, किसी को कहीं नहीं जा रहा, सीधे फेंका, पहुंच गया। दिस इज अ रेडिएशन। समझ में आ गई बात, बोलो। सबसे पहला डाल लो हेडिंग, ऐसे लिख लो ऊपर पहले, देयर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, देयर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। Three modes of heat transfer. पहला कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन। कंडक्शन में अगर चाहो तो बाद में लिखेंगे, छोड़ो, है ना। कन्वेक्शन में लिख सकते हो, ड्यू टू मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। इसका एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट रहता है, एक स्क्वायर ट्यूब ले लो, पाइप, उसको एक एंड से हीट करोगे, है ना, स्क्वायर ट्यूब ले लो ऐसे, और यहां से हीट करो, सॉरी, ये ट्यूब है मान लो, इसमें पानी है, और ये कैंडल से हीट करोगे ना, तो ये पानी चलेगा, पानी विल मूव। कैसे, जिस जिस जिधर पे कैंडल लगा है ना, वहां का पानी गर्म होगा, डेंसिटी कम होगी, तो लो डेंसिटी वाला ऊपर जाता है ना, वो ऊपर जाएगा, और हाई डेंसिटी वाला वो नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला आएगा, तो इस प्रोसेस में ये चलेगा, दैट लिक्विड विल मूव, ठीक है। तो कन्वेक्शन में इस तरीके होता है, ठीक। तो अब डालो हेडिंग कंडक्शन। चलो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन। ठीक है, तो लिखो इसमें, conduction is a process conduction is a process in which heat is transmitted
transmitted from one part of body to other part, one part of body to other part at lower temperature, मतलब जो एंड लोअर टेम्परेचर पे है वो दूसरा एंड हो गया इन शॉर्ट, बाय molecules collisions without transfer of material medium, without transfer of material medium. एक डायग्राम दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है? वो डेफिनेशन लिख ली अभी, इसको ध्यान से देखो। अच्छा, ये हीट हुआ, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिली, तो ये अपनी जगह से अब वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। तो जब वाइब्रेशन करना स्टार्ट किए ना, तो वो वाइब्रेशन से, मतलब वाइब्रेशन तो पहले से कर रहे थे, अब और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेट करने लगे, जिससे कि उनका बगल वाले से कोलिजन होने लगा, दो है ना, दोनों टकराएंगे तो हीट जनरेट होगी। भाई मैकेनिक्स में सीखते नहीं है, अभी क्वेश्चन किया था कैलोरीमेट्री में। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन में, वो उसमें मीडियम के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, उससे कोलिजन होता है, उससे हीट आगे ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर है बात? ये बोलो, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो समझना जरूरी है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग। सपोज करो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, और आपने यहाँ पे एक कैंडल यूज करी हीट करने के लिए उसको। तो पता है प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस ऐसे होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, मतलब ये पार्टिकल जो है, मान लो आपने हीट करके उसको dq एनर्जी दी किसी इंस्टेंट, dq इंटर करी, तो होगा क्या? अब यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग सबसे पहले हीट किसको मिली? फर्स्ट वाले को मिल गई। अब ये क्या करेगा? इसको ट्रांसफर करेगा, इन सम टाइम करेगा, मान लो कुछ समय में करेगा, ट्रांसफर करेगा, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो अदर पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? दे आर नॉट ट्रांसफरिंग एनीथिंग, दे आर नॉट ट्रांसफरिंग हीट, उधर हीट एक्सचेंज नहीं हो। फिर अच्छा, कैंडल कंटिन्यूसली लगी हुई है, फिर अगले मोमेंट में इसके पास हीट आ गई है, तो अब ये हीट dq उसको देगा, और यहां से अब dq आएगा, और तो ये dq और इसको देगा, होगा ना ऐसा? या ऐसे समझो कि सपोज करो सबके पास ऑल आर हैविंग पॉकेट, और मैं सबको पैसे बांट रहा हूं, मान लो सर, लेकिन सबकी जेब में सिर्फ 10 सिक्के ही आ सकते हैं। कितने? 10 सिक्के, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं एक सिक्का दिया मैंने, तो मैंने अपनी जेब भरोगे, जब 10 इनके पास पूरे हो गए, जब 11वां दिया तो क्या करेंगे? आगे ट्रांसफर करेंगे, होगा ना ऐसे? तो जब वो 10 पूरे कर देंगे फिर आगे ट्रांसफर होगा, होगा ना ऐसा? तो एक मोमेंट एक ऐसा आएगा जब सबके पास 10 हो जाएंगे, तब जब मैं एक और दूंगा तो वो एक अब सब में
ट्रांसफर करते हुए निकल जाएगा बाहर। बोलो हाँ या ना। तो एक ऐसी स्टेट आ रही है ना जिसमें सबके बीच में जो एक्सचेंज अमाउंट है वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में सेम है। सबके पास 10 सिक्के आ गए, अब मैंने एक दिया तो वो एक ट्रांसफर होगा ऐसे सब, तो मतलब वो एक सिक्का जो है सबके बीच में अब ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो जो DQ इंटर किया वही DQ बाहर निकल गया। बट वो स्टेट आने से पहले वो स्टेट भी आएगी ना जिसमें पहले जेबें भरी जा रही होंगी। तो जब सबके बीच में हीट ट्रांसफर DQ का जो अमाउंट है, हीट ट्रांसफर का रेट जो है कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, तो वो स्टेट होती है अनस्टेडी स्टेट। ठीक है। और जब सबके बीच में हीट का रेट जो DQ/dt है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो जब सबके बीच में कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, तो होता है स्टेडी स्टेट। तो हमारे सिलेबस में कौन है? स्टेडी स्टेट। ठीक। अब जिस जिस सिंपल तरीके से मैंने तुमको अनस्टेडी समझाया है ना, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो ट्रांसफर का जो रेट है, जो वेरिएशन है ना, वो अलग अलग फंक्शंस पे भी होता है, अलग अलग मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, उसकी थ्योरी अलग है। उसके लिए इतने आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट कंपैरिजन के तौर पे हम समझ सकते हैं कि स्टेडी स्टेट का मतलब इधर से DQ गया तो दूसरे एंड से उसी मोमेंट DQ बाहर निकल गया। नहीं समझ में आया कुछ? आ गया ना? ठीक। तो अभी यहां पे ये स्टेट अगर हमने ले ली मान लो, और सेम अगर सिचुएशन यहां पे ले, अच्छा यहां पे मैं दिखा देता हूं कि मान लो ये वाला, ये जो पार्टिकल होगा, दिस पार्टिकल विल ट्रांसफर हीट टू दिस पार्टिकल। ठीक। बट इस सिचुएशन में, फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन, अगर DQ उधर से गया, तो अगर ये DQ पहले वाले ने दूसरे को दिया, तो दूसरा वाला पहले वाले को तीसरे वाले को DQ देगा, फिर तीसरा वाला चौथे को DQ देगा उसी मोमेंट में। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा कुछ? तो ये देखो बाहर DQ निकल गया। तो जो DQ एंटर किया था और जो DQ एग्जिट कर रहा है, वो कैसा है? सेम है। तो ये जो स्टेट है, इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और हम जब भी बात करेंगे तो इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम इसी के बारे में, कोई भी केस लेंगे तो इसी स्टेडी स्टेट मान के ही करेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ ना तो बोल सकते हो कि मतलब अभी। और ये हो गया अनस्टेडी स्टेट। ठीक है। ये डायग्राम बनाना चाहोगे? इसमें नीचे ऐसे लिख लेना, रेट ऑफ हीट absorbed at one end is equal to rate of heat rejected at the other end। ठीक है। और इसमें निग्लेक्टिंग ऑल द लॉसेस, इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं ना हीट के, तो वो सारे लॉसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन।
अच्छा ऊपर चाहो तो एक छोटी सी बात और लिख लेना, एट स्टेडी स्टेट। मतलब वो जो लिखा है ना, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट वन एंड बराबर रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड अदर एंड, लिखा है ना, वो किस स्टेट में होता है? स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो अब आते हैं लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। ध्यान से देखना, सपोज करो हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2 है। डेफिनेटली यहां से हीट फ्लो हो रही होगी, बोलो हाँ या ना, कर रही होगी फ्लो। अब अगर मैं इमेजिनरी ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लूं और इसका टेम्परेचर मैं T मान लूं, कितना मान लूं? T। और इसी क्रॉस सेक्शन से राइट साइड dx दूरी पे एक और ले लिया मैंने क्रॉस सेक्शन, उसका टेम्परेचर मैंने लिख दिया T प्लस dt। ठीक है, और एक काम कर लेना, ये वाले को हम क्या बोल सकते हैं? x। तो पहला क्वेश्चन किस पे लिया था? x पे लिया था, फिर उससे dx दूरी और पे एक और क्वेश्चन ले लिया, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? T प्लस dt। अच्छा हीट फ्लो ऐसे मान लेना कि लेफ्ट टू राइट हो रही है, dq राइट साइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को यहां तक? तो यहां पे अगर बोला जाए रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट कंडक्शन, आई कैन से दैट इज इक्वल टू dq by dt। that dq stand for heat energy, q stand for heat energy, yeah? dq by dt is proportional to area of cross section। ठीक, second it is proportional to temperature gradient। हाँ? अभी आ रही है? एक मिनट, आ रही है ना? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है dt बाई dx। क्या मतलब है? dt बाई dx। ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो कि सुन चुके हो पहले कभी? ग्रेडियंट वर्ड सुना पहले कभी? हाँ, ग्रेडियंट वर्ड सुना है सभी ने? पक्का? हाँ, ठीक है, सुना है तो अच्छी बात है। तो क्या होता है बताओ फिर? हाँ, ठीक है, स्लोप होता है, ग्रेडियंट बोल सकते हैं, है ना? तो डी मतलब अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये dt बाई dx तो हुआ शायद। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर वेरिएशन आ रहा है रिस्पेक्ट टू पोजीशन, रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको ग्रेडियंट से रिफर, उस वर्ड को ग्रेडियंट वर्ड से रिफर कर सकते हैं। लाइक फोर्स बराबर माइनस ऑफ du बाई dx होता है, तो कैन वी से दैट फोर्स इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस du बाई dx होता है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सर आप कह रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे जो होगा वो होगा dt बाई dx। अभी रुक जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं dt बाई dx लिख तो दूं, क्या dt बाई dx जो मैंने लिखा है यहाँ पे फिलहाल वो प्लस का लिखूंगा कि माइनस का? इसका जवाब दो फटाक से। तो मैं बता देता हूं, मैं माइनस का लिखूंगा। अब इसका आंसर तुम ढूंढो कि माइनस का सर ने क्यों लिखा है।
हाँ, क्योंकि सर आपने यहाँ पे, भाई यहाँ पे मैंने बोला कि x पे लिया क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर T है, dx और आगे गए तो टेम्परेचर T प्लस dt है, बट एक्चुअली वो T प्लस dt नहीं है, वो T माइनस dt है, बिकॉज हीट इधर फ्लो कर रही है ना। और अगर जो डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली सोचो, अगर T प्लस dt और ये T है तो इन क्रॉस सेक्शन के बीच में हीट ट्रांसफर उल्टा हो जाता। ठीक है, नहीं पल्ले पड़ता हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहां माइनस साइन लगाया है। ठीक है, चलो जी, नहीं नहीं वो सही लिखा है भाई, हमें पता थोड़ी ना ये बात, तो बाद में बदल रहे ना हमें। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ लो कि dt जो टर्म आएगा, अगर dx प्लस है तो dt निगेटिव आएगा, उसको प्लस कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो वी विल गेट अ रिलेशन लाइक दिस, dq by dt इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया और ये हो गया dt by dx ऑफ माइनस, और एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा वो होगा k। एक k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टिविटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, या इसको ऐसे लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसका यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, बता सकता है बच्चा? ये होगा वॉट पर मीटर केल्विन। जी ठीक है, आ रही है स्क्रीन, वॉट पर मीटर केल्विन। ये क्लियर है सभी को, आगे बढ़े? चलो देखो ध्यान से, एक मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं टेम्परेचर और एक्स के बीच में, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इन स्टेडी स्टेट यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट, है ना। इन स्टेडी स्टेट यानी कि dq by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, हमने अभी एक्सप्रेशन पीछे देखा है, dq by dt इज इक्वल टू a के माइनस का dt by dx, देखा है। इसमें अगर मैं देखो dq by dt भले ही आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिख रहा है, बट एक्चुअली ये है क्या, कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट टर्म, नहीं समझ में आया? dq by dt एज अ क्वांटिटी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो dx इधर आ गया और ये बना a के इंटीग्रेशन माइनस dt, और ये भी इंटीग्रेशन लगा दो। एक काम करते हैं, माइनस साइन को बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं लिमिट। क्या लगाते हैं? अब जैसे अगर आपको ऊपर डायग्राम याद हो, ये डायग्राम भाई, x जीरो पे लिमिट क्या है टेम्परेचर की, T1 है, और x बराबर L पे क्या है लिमिट, उस हिसाब से अगर मैं करूं यहाँ पे x जीरो पे T1 और ये T2 और ये L, तो क्या ऑन सिंप्लीफाइंग dq by dt, ये LHS में L आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और RHS में सोच के बताना फटाफट, क्या ये T2 माइनस T1 आएगा? बट हमको पता है T2 इज लेस देन T1, तो एक्चुअली फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, वी कैन राइट लाइक दिस, dq by dt बराबर, ध्यान से लिखना, ak by l इंटू T1 माइनस, वो सब कुछ प्लस में आ गया। अब बोलो हाँ या ना, दिख रहा है सभी को?
ए के बाई एल। और अभी आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहां पता चलने वाली है। एक दो चीजें और बता दें फिर। ये क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? तो एक काम करते हैं, इसको एक पॉइंट बना कर लेते हैं। तो ये पता है, ये एक रॉड के लिए एक्सप्रेशन हो गया है। किसके एक्सप्रेशन हो गया है? तो एक रॉड है, इसका एक एंगल टेम्परेचर T1 है, एक एंगल टेम्परेचर T2 है, एरिया A है, लेंथ L है। तो वी कैन राइट dq बाई टी बराबर AK बाई एल इंटू T1 माइनस। नहीं समझ में आया कुछ? चलो ये डायग्राम के यूज बाद में है, अभी हम कुछ और देखते हैं। अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से गौर से सुनो। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला माइनस का dt बाई, हाँ जी, जादू। इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराओ, ये था जादू। ठीक है, समझ नहीं बात? तो माइनस का dt बाई डी एक्स, ये मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ध्यान से देखना जरा एक बात, अगर ये एक रॉड है, इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है और ये लेंथ L है, तो पूरी रॉड के लेंथ के हिसाब से टेम्परेचर ग्रेडियंट का रिजल्ट क्या होगा? हाँ किसी ने बोला, वो सही बोला, जोर जोर से बोल दो बस। सही जवाब ये होगा T1 माइनस T2 बाई, ये होगा, ये भी टेम्परेचर ग्रेडियंट ही हुआ। इसमें अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, dt को इधर ले आए, dt इधर ही मान लो, ये T1 माइनस T2 और ये इधर चला गया, कौन में L है और ये dx है। अब जरा इंटीग्रेट कर देते हैं, अब लिमिट लगाते हैं। अच्छा अब लिमिट लगाएंगे सच दैट कि मुझे एक जनरल पॉइंट पे टेम्परेचर मिल जाए, हैं? तो लोअर लिमिट x की ले लेते हैं 0, तो टेम्परेचर कितनी हो जाएगी T1। और मुझे ना अभी एक जनरल पॉइंट पे टेम्परेचर चाहिए। कहाँ चाहिए? एक जनरल पॉइंट पे, यानी x पे टेम्परेचर। मैं मान लेता हूं उस पे टेम्परेचर कितना है T। तो फिर अगर RHS में लिमिट में अपर वाली x लिखूंगा तो LHS में अपर लिमिट क्या लिखूंगा? T लिख दूंगा। अब इंटीग्रेशन बड़ा आसान है आई थिंक, क्योंकि इंटीग्रेशन dt जो होगा वो t होगा, लिमिट लगाओगे t माइनस T1 आएगा LHS में, RHS में इंटीग्रेशन करोगे dx का तो x आएगा, लिमिट लगाओगे तो x ही बचेगा। कुछ नहीं समझ में आया क्या बोल गए हम? आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जब आ गया है तो मैं सीधे फाइनल रिलेशन लिख रहा हूं, लिख दो उसको ऑन सॉल्विंग। तो ऑन सॉल्विंग, चलो लिख देता हूं तुम लोग के लिए एक बार। T1 माइनस टी बराबर T1 माइनस T2 बाई L इंटू एक्स, ये बन रहा है। और मुझे फाइंड करना है क्या? T। तो क्या T बराबर T1 माइनस T2 बाई L इंटू एक्स बना? बोलो हाँ या ना। हाँ बताओ भैया, समझाओ, सही लिखा है? अरे कुछ नहीं किया मैंने, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, इसलिए माइनस गायब हो गया। ठीक है, अब जरा शक्ल देखो इसकी, क्या ये एज अ वाई दिख रहा है आपको? क्या ये आपको एक्स दिख रहा है? क्या आपको ये सी दिख रहा है? क्या आपको ये स्लोप दिख रहा है? क्या आपको ये स्ट्रेट लाइन का कर्व दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है व्यवस्थित? अभी दिखा दो दे, हाँ अभी देखो ये, हाँ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा पता है? ये इसका स्लोप बताओ क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव? इंटरसेप्ट बताओ।
और अगर ये x बराबर L कह दें तो ये बताओ, T2 तो होगा, x बराबर L पे कितना टेम्परेचर है T2, और ये एक जनरल पे है x पे T टेम्परेचर। नहीं समझ में आया कुछ? क्लियर? ऊपर से नोट करना है, कहां से? यहां से, स्टेडी स्टेट से नोट कर लो भाई। अब आगे जो बताने वाला हूं वो आपका 10th का रिवीजन हो जाएगा, उसमें देखना है कैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन आ रही है? ठीक है, तो एक मिनट है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप ऊपर जो आपका रिजल्ट आया है dq by dt का, जरा एक बार बोलिए क्या आया है? AK by L। ये किसके लिए आया है? एक रॉड जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एक एंड का टेम्परेचर T1 है और एक एंड का टेम्परेचर T2 है, और ये लेंथ L है। ठीक है, उसी के लिए तो है शायद। ओके, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ये ले सकता हूं, dq by dt बराबर T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA। अरे लिख सकता हूं ना ये, पक्का? अब ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू R है। इसमें करंट अगर I इंटर करें हम, ठीक है, और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नॉट डिफरेंस, मान लो इधर का पोटेंशियल कितना है V1, कितना है, और इधर का कितना है, तो कौन ज्यादा होगा, V1 की V2? ज्यादा कौन है, V1 की V2? कौन ज्यादा है, V1 की V2? कौन ज्यादा है, V1 की V2? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू हीट फ्लो, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर? तो जो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, T1 माइनस T2, वही काम वहां पे कौन करेगा? तो I बराबर क्या ये ले सकते हैं, V1 माइनस V2 बाई R। पता नहीं सर कहाँ लिख दिया आपने, अरे बचपन से पढ़ते आओ, रट्टा मारे होगे एक चीज का। हाँ हाँ, V बराबर, तो ये V क्या था, क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? कौन है भाई तुम हो? भावनाओं पे थोड़ा, ये V जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखो जरा, अब इसको देखो और फिर इसको देखो, कुछ लग रहा है आपस में, लिंक लग रहा है आपस में, लग रहा है ना? ये क्या है, हीट फ्लो, ये है करंट फ्लो। बोलो है ना, ऐसे बोले, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऊपर है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां ऊपर है टेम्परेचर डिफरेंस, यहां है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां पे कौन है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, थर्मल रेजिस्टेंस। तो हर बॉडी का अपना एक थर्मल रेजिस्टेंस होता है।
तो दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां से आपको आरटीएच का एक्सप्रेशन मिल रहा है रॉड के लिए। इसका फॉर्मूला हो गया एल अपॉन के ए। अगर आपको वहां पे याद हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो था रो एल अपॉन एरिया, याद है? और जहां रो होता था रेजिस्टिविटी, और एक फॉर्मूला पढ़ा था रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा। यहाँ सिग्मा क्या था? हाँ, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी। और ये तो यहाँ पे अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो ये तो आएगा एल अपॉन सिग्मा ए। बोलो, कंडक्टिविटी के फॉर्म में रेजिस्टेंस के लिए तो आ रही है, तो यहाँ पे तो वही आ रही है, बस यहाँ पे सिग्मा है, वहां पे के। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया? सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब जो थर्मल में है वही इलेक्ट्रिकल में चल रहा है वो एकदम। हाँ, तो उसी का ही एग्जांपल और देता हूं आपको हम। लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है? देखो, ये एक तुम्हारी एक तरीके से एक रॉड है। इसका लेंथ कितना है? पढ़ो, d1। एरिया कितना है? a। बोलो, कनेक्टिविटी कितनी है? तो जरा इसका थर्मल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? हाँ, d1 अपॉन k1 है। इसकी बताओ, होगी ऐसा? वेरी गुड। तो अब ये सारे, अब देखो यहां से हीट एनर्जी क्या करेगी भाई? यहाँ का टेम्परेचर मान लो टी नॉट है और यहाँ पे टी एन लिखा है, ठीक? वेयर मान लो टी नॉट ज्यादा है टी एन से, ऐसा मान लेता हूँ चलो मैं, ठीक है? तो ये बताओ हीट एनर्जी ऐसे इंटर करेगी? करेगी इंटर? तो जितनी हीट एनर्जी इसमें इंटर करेगी उतना इससे पास होगी? नहीं करोगी। अरे ऐसा समझो कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ऐसे एन रेजिस्टेंस है मान लो, समझे? और इसमें अगर एक एंड से हीट एनर्जी हीट कह रहा हूं, सॉरी, करंट इंटर करेगा तो सारे रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा? सेम। तो यहां पर भी कैसा होगा? ऊपर वाले केस में सारे रेजिस्टेंस से कितना हीट फ्लो करेगा? सेम। तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है? आर प्लस आर टू प्लस आर थ्री डैश डैश डैश। सिमिलर मैनर में क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 plus R2 plus R3 plus dash dash dash, where R1 is D1 upon K1A, R2 is D2 upon, ऐसे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इन सिमिलर मैनर पैरेलल के लिए अगर बात करें हम, इट इज लाइक दिस ना। मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, डैश डैश डैश, ठीक? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे
अब मैं समझाने के लिए थोड़ा बता देता हूँ। चलो, इसमें अगर यहां से ऐसे करंट एंटर करे तो क्या सब में करंट सेम जाएगा? यहां से बट जाएगा सब में आपस में। और ये बटा हुआ करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंडिविजुअली रेजिस्टेंस पे। किसका क्या रेजिस्टेंस है? समझ में आई बात? सिमिलर मैनर में यहां पर भी ऐसे होगा। यहां से हीट एनर्जी इंटर करेगी। अब आपको देखो, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, कैसे समझोगी? ये एक रॉड, ये एक रॉड, ये एक रॉड, मतलब हीट इंटर करेगी ना, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी। समझ में आया बात? किसी में मतलब कोई, या इन सब में सेम होगी, या किसी किसी दो में सेम होगी, किसी तीन में सेम होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा? इनके इंडिविजुअली थर्मल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर है? इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए? 1/R1 1/R2। नहीं लिखेंगे, जो नहीं लिखेंगे, बात वही है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? देख लो भाई, इसमें एरिया सबका अलग अलग गिवन है शायद। अरे मतलब R1, देखो अभी समझो, R1 की वैल्यू तो तुम्हें शीट देख के या रॉड को देख के जस्ट खुद ही कर लोगे R1 क्या है। जरूरी नहीं कि लेंथ सेम ही हो। जैसे पहले वाले सीरीज वाले में देख पा रहा था मैं कि सॉरी एरिया सेम था सब में, बट ये जरूरी नहीं है कि सबका लेंथ ये सबका एरिया सेम हो। आपको इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सीखा है ना हमने, तो इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कह देंगे कि मान लो ये एक रॉड है, फिर इससे एक रॉड यहां पे मिल गई, फिर इससे एक रॉड यहां पे मिल गई। ठीक, बताओ कि टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? तो क्या वही तो क्वेश्चन बना जो पहले था इलेक्ट्रिसिटी में? भाई ये दोनों पैरेलल, और फिर ये और ये और ये सीरीज। तो सीरीज अगर पैरेलल सॉल्व करना आता है तो ये बड़ा आसान है फिर। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर आज के लिए बच्चों इतना ही है। ओके।